Good morning student, welcome to Gaya Guidance Program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school both Gaya. Going to continue the crash course of matrix algebra class 12th. जैसा कि आप पिछले क्लास में देख चुके हैं कि हम लोग मैट्रिसेस का क्लास कर रहे थे, तो मैट्रिसेस का डिफिनीशन और मैट्रिसेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी उससे रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे वो करवाए गए थे। और मैट्रिक्स में जो ऑपरेशंस थे जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी गई थी और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया गया था। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फाइनल टच देंगे। चूँकि आप लोग बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र हैं और मैट्रिसेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करिएगा। और ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इसलिए आप इसमें अगर इंटरमीडिएट एग्जाम में 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शंस डबल हैं इसलिए आप इस चैप्टर से 14 से 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपके स्कोरिंग को बेटर कर सकता है। इसलिए आप इस चैप्टर को थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस चैप्टर में जो पोर्शन हमारा रह गया था उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, है ना, यानी हम लोग मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बतलाया था कि मैट्रिसेस का एडिशन कैसे किया जाता है, दो मैट्रिसेस को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना, यानी दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे तभी उनको ऐड किया जा सकता है। सब्सट्रैक्शन में भी यही बात है, दो मैट्रिसेस को अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो उसमें भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि सब्सट्रैक्शन में दो मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तब हम लोग को एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है जो वो बाकी दो मैट्रिसेस का क्या होता है कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम लोग को प्राप्त होता है। तो देखिए हम लोग ये बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की, है ना, कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए मैट्रिक्स का जो एडिशन है, दो मैट्रिसेस का जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को फॉलो करता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको बोर्ड पे समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, है ना, मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब हुआ कि अगर दो मैट्रिसेज हैं, एक मैट्रिक्स मान लीजिए हमारा ए है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे, ये m इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ना, और एक दूसरा मैट्रिक्स हमारा बी है जिसको हम बी आई जे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग अगर इसको जोड़ें तो a प्लस बी अगर हम इसको करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इस तरह से ऐड कर सकते हैं a आई जे और प्लस बी आई जे, ये हम इस तरह से इसको जोड़ते हैं। चूंकि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है इसलिए जोड़ा जा सकता है। और जब इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना, इस तरह से एक मैट्रिक्स बनेगा। अब देखिए चूंकि कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं किसी भी मैट्रिक्स के वो कोई नंबर्स हैं और नंबर हमेशा कॉम्यूटेटिव, नंबर का एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अगर हम इसको ए आई जे को अगर हम ऐसा लिख दें बी आई जे प्लस ए आई जे तब भी चलेगा, क्योंकि ये नंबर्स है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स हैं और नंबर्स हमेशा क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और अगर हम इसको फिर अलग अलग करके लिखें मैट्रिसेस के फॉर्म में तो फिर इसको बी आई जे प्लस ए आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब ये क्या हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स बी है और ये हमारा मैट्रिक्स ए है। तो यानी ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ है बोलता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए। इस तरह से ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसी तरह से अब हम इसका दूसरा लॉ देखते हैं, और जो हमारा दूसरा लॉ है वो हमारा है एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव लॉ है दूसरा, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जो है इसमें क्या होता है कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और तीसरा मैट्रिक्स है सी। मान लीजिए कि ए बराबर आपका है ए आई जे एक मैट्रिक्स है, बी बराबर आपका बी आई जे एक मैट्रिक्स है
और सी बराबर कैपिटल सी बराबर सी आई जे एक मैट्रिक्स है, और तीनों मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर के हैं, m×n ऑर्डर के तीनों मैट्रिक्स हैं, है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो उसमें एसोसिएटिव लॉ में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी जो है इसका सम अगर एक साथ लेते हैं और प्लस मैट्रिक्स सी है तो ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से होगा। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है जिस तरह से नंबर्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, नंबर का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, उस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन भी इस चीज को फॉलो करता है। इसको भी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये जो LHS है वो इस तरह से है, ये हमारा है a प्लस बी और प्लस सी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं AIJ, अब ये एक मैट्रिक्स है, और BIJ ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये जो एक तीसरा मैट्रिक्स है वो है CIJ, है ना, इस तरह से है। तो अब देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AIJ प्लस BIJ हो जाएगा, है ना, इस तरह से ये जुड़ के हो जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और प्लस CIJ है। अब फिर से अगर इन तीनों मैट्रिक्स को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AIJ प्लस BIJ और प्लस CIJ हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब चूंकि मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं या कोई भी नंबर्स हैं, और वो एसोसिएटिव लॉ को मतलब वो जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AIJ प्लस BIJ और प्लस CIJ को एक साथ कर देते हैं, है ना। तो अब यहाँ से क्या हो गया, अब इसको जब अलग अलग करके लिखेंगे तो ये AIJ और ये हो जाएगा आपका BIJ, अब BIJ और प्लस CIJ, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और फिर जब इसको अलग अलग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये AIJ एक मैट्रिक्स हो गया, और उसी तरह से ये आपका ये जो मैट्रिक्स हो गया वो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसको तो हम मैट्रिक्स ए ही लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स बी प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का सम अगर एक साथ लिया जाता है प्लस सी करते हैं तो ये बराबर होता है ए प्लस बी, और सी को एक साथ लेते हैं उसके। तो ये आपका हो गया क्या, एसोसिएटिव लॉ के साथ साथ आप कॉम्पिटेटिव लॉ के साथ साथ एसोसिएटिव लॉ भी देख लिए। अब उसी तरह से आगे के भी लॉज हैं, थोड़ा हम इसको जल्दी कवर करते हैं। देखिए तीसरा जो आपका लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ, और कॉम्पिटेटिव लॉ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर आप जीरो जोड़ते हैं तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो जीरो जो है वो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि जीरो को जोड़ने पर किसी नंबर के आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लाइक दैट मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है। हम लोग पहले के क्लासेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग नल मैट्रिक्स की बात किए थे या जीरो मैट्रिक्स की बात किए थे। तो अगर जीरो मैट्रिक्स जो होता है उसको अगर किसी मैट्रिक्स में ऐड किया कर दिया जाए तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि अगर हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, हम यहां बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए इसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है ना, वो मैट्रिक्स जो है m इंटू n ऑर्डर का है, और जीरो एक मैट्रिक्स को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीरो क्या है, जीरो भी एक नल मैट्रिक्स है। तो मान लीजिए कि नल मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे सारे एलिमेंट जीरो हैं। जैसे सपोज दैट आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, चलिए हम 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं, और ये जो है जीरो भी मान लीजिए उसी ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स हम लेते हैं, जैसे 0 0 0 0। अगर मान लीजिए कि हम इसका एडिशन प्रिंसिपल यहाँ पर लगाएं तो 1 + 0 2 + 0 3 + 0 और 4 + 0, है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 1 2 3 4 ही आएगा, यही आएगा। यानी कि अगर एक इस जीरो मैट्रिक्स को हम जोड़े हैं अगर मैट्रिक्स ए के साथ तो उसके आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए एक आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है ना, जो कि एक जीरो मैट्रिक्स होता है। और उसी तरह से हम लोग इस तरह से पढ़ लिए। अब इसी के साथ साथ हम लोग एक चीज और देख लेंगे इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कोई कोई मैट्रिक्स है जो कि दिया हुआ है AIJ और m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसी मैट्रिक्स का एक नेगेटिव हम लें। अब किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव हम कैसे प्राप्त करते हैं, पिछले क्लास में भी आप लोग देखे थे कि अगर किसी मैट्रिक्स में -1 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें
तो जैसे मान लीजिए कि इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AIJ जो है इसमें -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये मैट्रिक्स A और ये माइनस मैट्रिक्स A जो है इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये AIJ और प्लस -AIJ, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट तो हमारा 0 आ जाएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो उसका नेगेटिव फॉर्म होता है और जो पूरे मैट्रिक्स के सम को क्या करता है, 0 करता है। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी पा चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग लास्ट टाइम क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि किसी मैट्रिक्स का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या देखे थे कि कोई मैट्रिक्स था, उसके प्रत्येक एलिमेंट में अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्केलर k है और उस k से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता है, तो वो कहलाता है, जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स k है, सॉरी मैट्रिक्स A है और एक स्केलर क्वांटिटी है k, तो k इंटू ए करेंगे तो क्या होगा कि मैट्रिक्स A के सारे एलिमेंट्स होंगे उसमें उस कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसका भी कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए कि इफ AIJ प्लस और BIJ बी द टू मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर से m by n एंड k एंड l आर स्केलर्स, देन k इंटू ए प्लस बी इक्वल टू k प्लस के बी। देख लीजिए यहाँ पर A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स के सम में अगर हम एक कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं k से तो ये बराबर होता है ka प्लस kb, है ना। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग याद रख सकते हैं, प्रूफ भी देख सकते हैं, आपको एग्जांपल लेके भी इसका प्रूफ कर सकते हैं। या मान लीजिए कि दो स्केलर है k और l, अभी मान लीजिए दो स्केलर है, एक स्केलर k है और एक स्केलर l है, तो k और l मतलब दोनों को सम लेकर के अगर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ka प्लस LA के बराबर होगा, है ना। प्रूफ भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि k इंटू ए प्लस बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू मैट्रिक्स है को AIJ मैट्रिक्स और इसको BIJ लिखेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू AIJ प्लस BIJ और फिर इसको इस k को अंदर लाएंगे क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा और फिर इसको हम लोग k प्लस KIJ प्लस k इंटू BIJ लिख सकते हैं और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंड करके k प्लस के भी, उसी तरह से इसमें भी होगा। तो इस तरह से हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए अब हमारा जो मेन चीज है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी तक हम लोग एडिशन देख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर देख चुके हैं, बट अभी हम लोग क्या देखेंगे, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको समझिए। देखिए हम यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा यानी पॉसिबल होगा या नहीं होगा, कुछ बातों पर यह डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमारा मैट्रिसेस है A इक्वल टू AIJ, मान लीजिए कि हमारा एक मैट्रिक्स है ना, जो कि m by n ऑर्डर का है, ठीक है। और एक हमारा दूसरा मैट्रिक्स है B जो कि है BIJ और ये आपका है n इंटू p ऑर्डर का। तो देखिए दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब एक पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मतलब नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो के बराबर हो। देखिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि दो मैट्रिसेस के बीच मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। और उस तरह से जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों मैट्रिसेस का तो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि AIJ ये मैट्रिक्स, तो हमारा एक मैट्रिक्स हमारा C आएगा और उसका जो ऑर्डर होगा n इंटू p होगा। यानी देखिए ये m और n जो कॉमन है इसको हटा लिया जाए तो जो नया मैट्रिक्स मेरा बन के आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, n इंटू p होगा, n इंटू p ऑर्डर का होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है कि देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज A एंड B इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B, है ना। अब देखिए कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स A है AIJ और दूसरा मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पर एक बात है कि AIJ लिख रहा है तो चलिए दूसरा को BJK लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ये मतलब यहाँ पर AIJ लिखने का मतलब वो ith कॉलम और jth रो है और यहाँ jth रो एंड kth कॉलम है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं J इंटू K। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट जो आएगा निकल करके वो क्या हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट आएगा देखिए AIJ है
ए आई जे मैट्रिक्स है और बी जे के मैट्रिक्स है, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें जे जे कॉमन है तो यहाँ सी आई के होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो हम लोग देखिए तभी हम लोग निकाल सकते हैं जब हम लोग इस कंडीशन को फुलफिल करें, है ना। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल भी लेते हैं और एग्जांपल के आधार पर समझते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लेकर के आपको समझाते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, समझने के लिए छोटा ही क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। तो देखिए एक हमारा मैट्रिक्स मान लीजिए ये है, एक मैट्रिक्स हमारा ए, देखिए क्वेश्चन हम एक ले रहे हैं इसमें कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर है 2 4 और 3 2 के, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। और एक दूसरा मैट्रिक्स हमारा है बी जो है 1 3 और -2 5, इस तरह से हमारा दो मैट्रिक्स है ना। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा और जो नया मैट्रिक्स मेरा बन के आएगा वो भी कितने ऑर्डर का आएगा, वो भी 2/2 ही ऑर्डर का आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब तरीका क्या है कि हम लोग पहले मैट्रिक्स के पहले मैट्रिक्स के पहले रो से हम लोग क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो को, है ना, दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमको a इंटू बी निकालना होगा, यानी a इंटू बी हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और इंटू यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, यहाँ 5 है। तो क्या करेंगे, ये जो रो 1 से हम लोग कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करना है, यानी कि पहले रो में जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 इंटू 1 होगा और प्लस यहाँ क्या होगा, इसके बाद होगा 4 इंटू -2, ठीक है। और उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 गुने 5, इस तरह से करेंगे। अब उसकी तरह से हम लोग फिर यहाँ करेंगे, नीचे में देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। और उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में और प्लस 2 इंटू यहाँ 5 करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ -8 है, तो -8 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -6 आएगा। यहाँ 4 × 5 20 और 6 26 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा -1 आ जाएगा और यहाँ 5 दूनी 10 और 3 दूनी 19 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। तो इस तरह से हम ए भी निकाल दिए। अगर आपको बी ए निकालना होगा तो याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि नंबर के केस में क्या होता है ना कि हम लोग दो नंबर को जब गुना करते हैं तो a इंटू बी करते हैं तो वो b इंटू ए भी बराबर ही होता है, यानी नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे ये जरूरी नहीं है, और कभी कभी यहाँ तो b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा, कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप a और b को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन b और a को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन का कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन हम b इंटू ए निकालेंगे तो b इंटू ए निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो जरूरी नहीं कि वही मैट्रिक्स, मतलब वो मैट्रिक्स का जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। ऐसा आप करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर हम ऐसा करते हैं b इंटू ए निकालते हैं तो हमको फिर उल्टा लिखना पड़ेगा। देखिए ये हमारा जो वैल्यू निकल के आया है ये किस मैट्रिक्स का निकल के आया वैल्यू, ये हमारा a इंटू बी का वैल्यू निकल के आया है। लेकिन अगर b इंटू ए को अगर मल्टीप्लाई करना है तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 3 लिख रहे हैं, यहाँ -2 5 लिख रहे हैं और फिर इंटू यहाँ 2 4 लिख रहे हैं, यहाँ 3 2 लिख रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देख लीजिए 1 इंटू 2 है ना, ये पहला रो को ये पहला कॉलम से कर रहे हैं तो 1 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3। फिर देखिए पहला रो को दूसरे कॉलम से कर रहे हैं तो 1 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 2 हो रहा है। उसी तरह से इसको देख लीजिए, पहले रो को हम कर रहे हैं इससे तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 2 और प्लस 5 इंटू 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका आएगा वो हो जाएगा, अब देखिए ये दूसरे कॉलम से करेंगे इसको -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 करेंगे, और इस तरह से जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 3 9 9 और 2 यहाँ पर 11 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 3 6 और 4 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 3 15 और 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से आपका 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा, है ना, प्लस में है 15, ये माइनस में है, और इस तरह से 10 में से आपका 6 जाएगा तो 4 बचेगा। तो देखिए और ऑर्डर भी वही होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो आप देख रहे हैं ना कि ए बी का जो मैट्रिक्स आया है a इंटू बी वो कुछ आया है और बी आपका कुछ आया है। तो इस प्रकार आप
इस बात को ध्यान रखिएगा कि दो मैट्रिसेज का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करे, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट, है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसमें कह रहा है कि द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, मतलब द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, 10 dozen economics book. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount the book shop will receive from the selling of all the books using मैट्रिसेज अलजेब्रा। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक पार्टिकुलर किताब की दुकान है जहां पर 10 दर्जन केमिस्ट्री के बुक हैं, 8 दर्जन फिजिक्स के बुक हैं, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स के बुक हैं, और कहा जा रहा है कि इनके सेलिंग प्राइसेज, यानी केमिस्ट्री का जो बुक है उसका कीमत है 80 रुपया, और आपका फिजिक्स का जो बुक है उसका कीमत है 60 रुपीज, और जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसका कीमत है 40 रुपीज। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए हमको निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए ऐसे नॉर्मल अलजेब्रा से तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली क्या है कि ये हम लोग जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं उसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। तो देख लीजिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। और देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसको हम लोग को थोड़ा अच्छे से समझना है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में पूछ दिए जाएं तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो बुक जो आपके हैं, ये 10 दर्जन आपके बुक्स किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं, 8 डजन बुक्स किसके हैं, 8 डजन बुक्स फिजिक्स के हैं, और 10 डजन जो बुक्स हैं वो किसके हैं, इकोनॉमिक्स के हैं। तो चूंकि एक दर्जन में 12 वस्तु होता है तो हम इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। ये आपका हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाया है, या कह सकते हैं कि एक रो बनाया है या 3 कॉलम बनाया है। तो ये आपका क्या चीज का बुक है, ये आपका केमिस्ट्री का बुक है, ये आपका फिजिक्स का बुक है, और ये आपका, लेकिन ये दर्जन में है तो अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करें तभी तो पूरा टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकलेगा हमारा, इसलिए हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकल जाएगा। अलग अलग संख्या में बुक निकलेंगे तीनों सब्जेक्ट से। और देखिए कॉस्ट जो है वो कॉस्ट हमारा किस तरीके से है, तो कॉस्ट जो हमारा है वो अलग अलग है। देखिए कॉस्ट जो है मतलब हमारा जो केमिस्ट्री का बुक है उसका कीमत 80 रुपया है, फिजिक्स का जो बुक है उसका कीमत 60 रुपया है, और इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसका कीमत 40 रुपया है ना। और हमको क्या करना है, हमको जो एग्जाम में तो आप लैंग्वेज लिख के बनाइएगा, हम तो एक शॉर्ट ब्रीफिंग आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। तो पहले क्या करिएगा, इस 12 को छोड़ दीजिए, इस 12 को कुछ मत करिए। पहले क्या करेंगे कि हम इसका क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो ये बताइए कि कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। देखिए इस मैट्रिक्स में 1 रो और 3 कॉलम है ना। ये एक मतलब 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें रो क्या है, एक ही है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको रो और कॉलम कैसे डिटरमाइन करते हैं। और ये आप देख लीजिए कि ये जो है इसमें 3 रो है लेकिन कॉलम तो एक ही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम बताए थे कि 2 मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई करते हैं जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, और जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा आएगा 1/1 ऑर्डर का, है ना। ये 3 और 3 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1/1 ऑर्डर का आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 × 80 होगा और प्लस 8 × 60 होगा, है ना। ये पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, तो 10 × 80 प्लस 8 × 60 प्लस 10 × 40, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 800, यहाँ हो जाएगा आपका 480 और यहाँ हो जाएगा 400, है ना। अब देखिए इस सब को जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 8 × 4 12 4 1680 आ जाएगा। और 1680 को हम जब 12 से गुना करेंगे, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज होगा, तो टोटल जो कॉस्ट आएगा वो 20,160 रुपये आएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके कैसे मिनटों में इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए हैं। और ये क्वेश्चन अगर पूछेगा भी एग्जाम में ना तो शॉर्ट टाइप यानी 2 नंबर के सवाल होंगे इस तरह के। चलिए ठीक है, फटाफट हम लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज की ओर आते हैं कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि 2 मैट्रिसेस का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे, ये जरूरी नहीं है। मैंने एग्जांपल के द्वारा भी आपको समझा दिया है। और बहरहाल हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। द एसोसिएटिव लॉ, पहले तो हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। तो ए बी और सी अगर 3 मैट्रिसेज हैं, ए बी और सी अगर 3 मैट्रिसेज हैं, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है अगर उसको अंडर ब्रैकेट रखते हैं
और इंटू सी करते हैं तो ए इंटू बी, ए इंटू अंडर ब्रैकेट बी इंटू सी, ऐसा हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से भी इसको क्लियर कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि मैं तो अभी ब्रीफिंग कर रहा हूं, इसलिए ये सब प्रॉपर्टी सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको परेशानी ना हो। और दूसरा देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, तो यानी फिर ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होगा, या ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी होगा। ये सब जो है आप एग्जाम्पल्स को लेकर के भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने एसोसिएटिव लॉ देख लिया, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लिया। अब उसी तरह से है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे आप पढ़ते थे कि किसी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आपको हम बताए थे कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको पता है कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, पता है ये आपको। तो अगर किसी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए। देखिए आपको मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होता है तो उसमें अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 के बराबर हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसके 0 के बराबर हो तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स है और उस ए और वो m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और एक दूसरा यूनिट मैट्रिक्स है जो m बाई n ऑर्डर का है, यानी दोनों ऑर्डर सेम ऑर्डर के अगर मैट्रिक्स हैं, तो अगर हम उस यूनिट मैट्रिक्स से अगर मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर मतलब मैट्रिक्स ए को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या फिर यूनिट मैट्रिक्स से मतलब या मैट्रिक्स ए में ए को मल्टीप्लाई करें यूनिट मैट्रिक्स से, तो बात बराबर है। यानी ए आई जो है यूनिट मैट्रिक्स हमारा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए होगा। इसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। और उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ पर एक चीज और है, ये तो समझ गए, यहाँ पर एक और चीज है बहुत मतलब गौर करने वाली बात है, इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। देखिए हम नंबर के केस में क्या देखते हैं कि एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, तो नंबर ए और बी में अगर कोई भी एक 0 के बराबर होता है तो पूरे नंबर का प्रोडक्ट 0 हो जाता है। आप ऐसा देखते हैं कि दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालें उसमें से अगर कोई भी एक नंबर अगर 0 के बराबर हो तो प्रोडक्ट 0 आ जाता है, लेकिन या फिर दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो तब भी प्रोडक्ट 0 आता है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिसेस के केस में दो मैट्रिक्स अगर 0 मैट्रिक्स नहीं भी हैं तब भी चांसेज है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो प्रोडक्ट जो है एक 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि हमारा एक मैट्रिक्स ए है और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो ए जो है वो 0 -1 2 0 है और बी 3 5 और 0 0 है। अगर ए बी हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो ए बी निकालते हैं तो क्या हो रहा है कि देखिए, तो ए बी यहाँ पर 0 0 0 0 आ रहा है, यानी कि ए और बी का जो प्रोडक्ट, ए और बी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो एक 0 मैट्रिक्स आ गया, और जबकि ए और बी दोनों में से कोई भी 0 मैट्रिक्स नहीं था। तो ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिक्स अगर 0 मैट्रिक्स नहीं भी हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आ सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो देखिए ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। अगर यहां पर हम लोग समझे ऐसे कि अगर किसी मैट्रिक्स के जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी रो जो है उसको कॉलम बना दिया जाए और कॉलम है उसको रो बना दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देख लीजिए एक आप एग्जांपल भी देख रहे हैं, यहाँ जो स्लाइड है उसमें देखिए कि a इक्वल टू 3 5 √3 1 0 -1 5 है ना, देख रहे हैं। और ये 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसका पहले रो में का जो एलिमेंट है वो 3 5 है, दूसरे रो का एलिमेंट है √3 1 है और तीसरे रो का एलिमेंट है 0 -1/5 है। और अगर मान लीजिए कि जो रो है, रो को हम लोग क्या कर रहे हैं, रो को जो हम लोग, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मैट्रिक्स ए है ना, उसमें क्या है, पहला रो आपका 3 5 है, दूसरा रो √3 1 है और तीसरा जो रो है जो 0 और -1/5 है ना। और ये 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अगर हम क्या करें, रो को बना दे कॉलम और कॉलम को बना दे रो, तो क्या होगा, ये जो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर का हो जाएगा। अब देख लीजिए कि ये जो आपका जो ये रो मतलब आपका
ये जो रो है उसको हम कॉलम बनाएंगे तो क्या होगा, ये 3 5 आ गया, ये √3 1 हो गया और ये 0 0 1 -1/5 हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स था उसमें रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देते हैं, तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो ट्रांसपोज कहलाता है। और इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई मतलब कि मैट्रिक्स ए है उसके ट्रांसपोज को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए के ऊपर हम लोग टी भी लिख सकते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज, है ना। तो देख लीजिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स तो आप समझ गए हैं, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है, इसको समझिए। देखिए प्रॉपर्टीज तो प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन मतलब हम लोग जो है प्रूफ की ओर नहीं बढ़ते हैं, इसलिए कि प्रूफ जो है उसमें हम लोग ज्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे, हम लोग को सिर्फ प्रॉपर्टीज को जान लेना है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है, किसी ए डैश का डैश है, मतलब कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर वही मैट्रिक्स होता है। देख लीजिए, किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर वही मैट्रिक्स होगा। जैसे क्या होगा कि हम कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम रो बन जाएगा और रो कॉलम बन जाएगा। लेकिन फिर से अगर हम वही काम करें, जो ट्रांसपोज हमको प्राप्त हुआ है, फिर से उसका अगर ट्रांसपोज कर दें, निकाल दें, तो क्या होगा, वापस तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा ना। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। दूसरी बात यहां पर देखिए कि अगर k इंटू के मतलब कोई मैट्रिक्स ए है और उसको हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें तो मैट्रिक्स हो जाएगा k इंटू ए, और जब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो के ए का ट्रांसपोज जो है k इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। और उसी तरह से a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा। इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने का जरूरत है, क्योंकि बाकी लोग तो बाकी का जो है आप समझ सकते हैं कि सिंपल नंबर जैसा हो रहा है, लेकिन ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। तो चलिए हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, है ना, जो इस तरह के प्रश्न जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इस पर थोड़ा सा हम आते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है ट्रांसपोज में किस तरह का आ सकता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमारा ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर हमारा लिया हुआ है यहाँ पर -1 2 3 और उसके बाद 5 7 9 और ये हमारा है -2 1 और 1। ये एक मैट्रिक्स है ए। और देखिए एक दूसरा मैट्रिक्स हमारा है बी है, जो क्या दिया हुआ है -4 1 -5, है ना, -4, और ये दूसरा आपका है 1 2 0 और तीसरा आपका है 1 3 1। देखिए यहाँ पर हमारा दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, और हमको प्रूफ करना है या प्रूफ कीजिए कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होगा। बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। देखिए पहले तो हमको a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम a प्लस बी कैसे निकाल सकते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से एडिशन निकालते हैं दो मैट्रिसेस का। अब देखिए एडिशन यहाँ पे पॉसिबल भी है क्योंकि दोनों 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और -4 को जोड़ेंगे तो यहाँ -5, यहाँ 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 3 और -5 को जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 और 0 को जोड़ेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, -2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ -1 होगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। देखिए हमारा ये किसका वैल्यू निकला, ये हमारा निकला a प्लस बी का वैल्यू, है ना। अगर a प्लस बी का वैल्यू हमारा ये निकला तो अगर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देंगे तो हमारा ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो पहला रो है इसको पहला कॉलम बना देते हैं इस तरह से, ये जो दूसरा रो है इसको दूसरा कॉलम बना देते हैं, और ये तीसरा रो है इसको तीसरा कॉलम बना देते हैं। तो देखिए ये हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज निकल के आया माइनस ये, है ना, इस तरह से a प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा आ गया -3 2 6 9 0, है ना, और -1 4 2, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा निकल के आया इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं ये हम लोग सही किए हैं या नहीं। -6 -1 3 9 4 और -2, यहाँ पर देखिए ये 9 प्लस 0 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आएगा ना, तो इसलिए 6 9 9 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको जोड़े हैं 9 प्लस 0 को तो यहाँ पर 9 आना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करते हैं, ये तो हमारा LHS तो हमारा ये आया ना। अब जैसा RHS की ओर हम बढ़ते हैं तो RHS में बढ़ते हैं तो देखिए तो जरा a का ट्रांसपोज करेंगे। RHS हमारा क्या है, RHS हमारा है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज निकालिए, रो है उसको कॉलम बनाइए तो -1
ये -1 2 3 इस तरह से हो गया, ये 5 7 9 हो गया, और ये आपका -2 1 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा, बी डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमने क्या किया, रो को कॉलम और कॉलम को रो किया हमने। अब देखिए तो अगर जोड़ते हैं इसको तो -4 और -1 -5 हो गया, 5 और 1 जुड़ करके 6 हो गया, और -2 और 1 जुड़ करके -1 आ गया, 2 और 3 जुड़ करके 5 2 है, और 1 जुड़ करके यहाँ पर 3 आ गया, 7 और 2 जुड़ करके यहाँ पर 9 आ गया, और 1 और 3 जुड़ करके यहाँ पर 4 आ गया, और उसी तरह से 3 में -5 घटेगा तो -2, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए तो जरा कि हम a प्लस, यहाँ से हमारा तो LHS बराबर RHS आ ही गया है ना, यानी हमने दिखा दिया है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाले हैं, उसका वैल्यू और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम आ गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो आप देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं। अब है सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों ही बराबर हो। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालें तो जो नया मैट्रिक्स बना वो पुराने और जो पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स के रूप बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पर है √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1 है ना। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालिए तो क्या होगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाइएगा तो क्या होगा। देखिए हम यहाँ पर आपको बोर्ड पे इसको समझा देते हैं कि आप सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट जो है अच्छी तरीके से समझ सकें, इसलिए बोर्ड पर आना जरूरी है। इसलिए देख लीजिए क्या करेंगे। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स हमारा ए है ना। इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं √3 2 3 और यहाँ पर है 2 -1.5 और -1 और उसके बाद है 3 -1 और 1। देखिए यह हमारा एक मैट्रिक्स है ए। अगर हम ए डैश निकालें या ए टी निकालें, ट्रांसपोज को हम ए टी भी लिख सकते हैं, तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए निकालें या ए डैश निकालते हैं तो क्या होता है, ये रो को हम कॉलम बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3 2 3 और इसको बनाते हैं तो ये 2 -1.5 और -1 और इसको लाते हैं तो 3 -1 1। अब आप देख लीजिए कि हमने क्या किया कि रो को सारे रो को कॉलम से इंटरचेंज किया तो बात तो वही आ गया ना, यानी हमारा ए डैश और ए दोनों बराबर हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, है ना। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके लिए भी हम लोग ये आप ऐसे समझिए कि अगर एक मैट्रिक्स आपका है, एक कोई एग्जांपल लेते हैं इसका, देख लीजिए। देखिए ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स हम ऐसा लें, एक मैट्रिक्स हम ऐसा लें कि अगर हमारा ए डैश ए के बराबर ना आकर के मतलब ए डैश जो है -a के बराबर आए, समझ रहे बात को। यानी किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें, है ना, तो वो ट्रांसपोज जो निकल के आए वो -a का ट्रांसपोज अगर -a के बराबर आए यानी नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आए तो उसको हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मतलब ए डैश बराबर ए होगा और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए डैश बराबर -a होगा, है ना। तो इस चीज को आप समझिएगा। तो आई थिंक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसमें कुछ थ्योरम है जिसको आपको समझ लेना है। जैसे देखिए आप इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ से अच्छा है कि आप इसका रिजल्ट को याद रखें। तो देखिए अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक उसका मतलब एक मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज है ए डैश, तो ए और ए डैश को अगर हम जोड़ेंगे मतलब एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। याद रखिएगा कि एक मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज अगर ए डैश है तो ए प्लस ए डैश जो होगा वो क्या होगा, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर a माइनस ए डैश निकालेंगे तो वो हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स a है और एक मैट्रिक्स a है और दूसरा मैट्रिक्स आपका मतलब एक मैट्रिक्स a है और उसका ट्रांसपोज अगर a डैश है तो a प्लस ए डैश जो होगा वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और a माइनस ए डैश जो होगा वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आप याद रखिएगा। और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर प्रश्न भी आते हैं
और जनरली जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। प्रूफ आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट को आप याद रखिए। और रिजल्ट ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। यानी A इक्वल टू, देखिए हम इसको बोर्ड पे क्लियर करते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है A, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। देखिए हमारा एक मैट्रिक्स, ये आपका एक मैट्रिक्स मान लीजिए A है, तो A को आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू A प्लस A डैश प्लस हाफ इंटू A माइनस A डैश। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है तो ये फॉर्मूला फटाक से यूज कर सकते हैं और इसी से आपका बन जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया था क्या कि एक मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज अगर A डैश है तो A प्लस A डैश क्या होता है, ये तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्केलर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और A आपका A माइनस A डैश क्या होगा, A माइनस A डैश आपका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाफ से मल्टीप्लाई होगा तभी वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करके सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का, और आपको उसको सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना। तो देखिए कैसे इसको आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको आसानी से ये प्रॉब्लम बना सकते हैं। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करिए और उसको आप बना सकते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स आपका है 3 1 5 और -1। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में आपको दिखलाना है। तो देखिए आप ऐसा करते हैं, हम पहले निकालते हैं A प्लस A डैश, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो A प्लस A डैश अगर आप निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा, A प्लस A डैश निकालिएगा तो पहले तो हमारा ये, हम इसको पहले A मान लेते हैं कि ये हमारा A है, तो A डैश हमारा क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा हमारा 3 5 1 -1, इस तरह से आएगा। यानी हम एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को A मान लिए, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, हम रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिए। अब A प्लस A डैश निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 और 3 जुटेगा तो 3 प्लस 3, यहाँ 5 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 5 और यहाँ -1 -1, तो ये आपका हो जाएगा 6 6 6 और -2, इस तरह से आ गया, है ना। अब आप अब यहाँ पर देखिए ये भी एक मैट्रिक्स निकल के आया है। इसको आप मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स क्या है आपका, ये मैट्रिक्स मान लीजिए आपका P है, इसको P मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे अभी P मत मानिए इसको, चलिए इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब आप देख लीजिए कि A माइनस A डैश निकालते हैं। A माइनस A डैश करिएगा तो क्या होगा, 3 - 3 5 - 1 1 - 5 -1 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0, है ना। और ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 4 और ये आपका हो जाएगा -4 और ये आपका आ जाएगा 0, है ना। अब देखिए आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक, आप तो देखने ही से लग रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, देखने ही से लग रहा है। आप अगर इसका अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको कुछ मान लीजिएगा तो अब रो को कॉलम और कॉलम को रो करेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 6, है ना, ये इसको कॉलम बना दिए और इसको भी कॉलम बनाते हैं, तो बात तो वही आ रहा है ना आपका। और इसको देखिए, इसको अगर रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाइएगा तो क्या होगा, ये 0 4 और -4 0 होगा, लेकिन ये नहीं बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 0 और -4 आ रहा है। तो अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए सबसे, तब तो ये माइनस कर लीजिएगा, तब क्या होगा 0 4 -4 0, तब तो आ रहा है। यानी ये आपका अस्क्यू सिमेट्रिक है और ये आपका सिमेट्रिक है, ऐसे भी क्लियर हो रहा है। अब जो है आपको मैट्रिक्स A को उस फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करिएगा कि A को आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ A प्लस A डैश और हाफ A माइनस A डैश, ऐसे ही लिख सकते हैं सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो हाफ इंटू क्या करिएगा, यहाँ पर 6 6 6 -2 और यहाँ पर हाफ इंटू 0 4 -4 0। हाफ का मतलब क्या हुआ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का कर रहे हैं, तो ये आपका हाफ से गुना होगा सब टर्म में, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, ये -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप जो है सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में उसको एक्सप्रेस कर चुके हैं, है ना। तो ये आपका हो गया 0 3 3
3 -1 0 2 -2 0। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है देखिए, अब जो है हम लोग आ रहे हैं इन्वर्स मैट्रिक्स पे, हम लोग आ रहे हैं अब इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे। ठीक है, ये इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग को समझना है। देखिए अगर मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स है ए और बी दो मैट्रिक्सेज हैं, और अगर ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करें या फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करें, मतलब ए इंटू बी या बी इंटू ए, अगर हम दोनों में से कुछ भी निकालें, अगर वो बराबर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तब क्या होगा, तब कहा जाएगा कि बी इन्वर्स मैट्रिक्स है ए का, है ना। या ये भी कह सकते हैं कि ए जो है इन्वर्स मैट्रिक्स है बी का, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, और उस स्थिति में जो है ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए इस तरह से आप हम इसको समझ भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हमारा ए है, एक दूसरा मैट्रिक्स हमारा बी है, तो ए इंटू बी करते हैं या बी इंटू ए करते हैं, और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी जो बी है वो ए इनवर्स के बराबर है, या ए जो है वो बी इनवर्स के बराबर है ना। इस ऐसे हम लोग इनवर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा एक फॉर्मूला आप लोग मतलब एक थ्योरम भी है। थ्योरम है क्या, देखिए यहाँ पे थ्योरम यहाँ पर है तीसरा, कि एक बात आप और याद रखिएगा जो कि हम नोट में यहाँ लिखे हैं कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, ये जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऐसा होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिंस द प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड is to be defined and to be equal, it is necessary that matrices A and B should be a square matrices of the same order। हमेशा याद रखिएगा कि इनवर्स जो मैट्रिक्स का होगा वो तभी एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसी के लिए डिफाइंड होगा जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना हो। और इफ B इज द इनवर्स ऑफ A देन A इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ B। ये भी मैंने बताया कि अगर B A का इनवर्स है तो A भी B का इनवर्स कहलाएगा। अब देखिए एक बार यहाँ पर ये चीज है, थ्योरम है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। यानी देखिए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है ना। इसको भी प्रूव करके दिखाया गया है यहाँ पे, ये लिखिए लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। अब देखिए ऑर्डर एम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों सेम होता है, इसलिए हम m बाई एम ना बोल करके खाली m बोलेंगे, या n बाई n ना बोल के खाली n बोलेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि रो और कॉलम बराबर है, m और n बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि लेट a बराबर ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, इफ पॉसिबल लेट b एंड c बी टू इनवर्सेज ऑफ a। देखिए ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी मैट्रिक्स का दो इनवर्स एग्जिस्ट करे, लेकिन चलिए मान लिया गया है कि इसका दो इनवर्स है, b और c है, तो क्या होगा, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा तो ए सी बराबर सी ए बराबर भी आई होगा, लेकिन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी इंटू आई। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर बी इंटू आई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सी लिख सकते हैं, और चूंकि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा तो b इंटू ए सी को हम बी ए इंटू सी लिख सकते हैं, और बी ए को हम फिर से आई लिख सकते हैं आई इंटू सी, जो कि सी के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया कि b और c दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है बल्कि एक ही मैट्रिक्स हैं, इसलिए जो है यूनिक होता है वो, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि ए बी का जो इन्वर्स होगा, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो प्रोडक्ट होता है ए बी का इन्वर्स जो है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा। इसको आप याद रखिएगा, कभी भी ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स मत समझिएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा, दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। अब देखिए उसी तरह से इसका भी प्रूफ किया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, आप जानते हैं कि एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या होता है ना, यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ से क्या होगा कि इसको अगर हम ऐसे लिखें, हम लोग इसको लिखते हैं ए, अगर हम दोनों ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर 1 होगा, है ना। तो यानी अगर एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स जो है उनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो अगर हम मान लीजिए कि दोनों तरफ
वन को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, है ना। और दोनों तरफ अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बी लिख सकते हैं। और ये आपका ये आई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई ए इनवर्स, ए को हम लोग आई लिख सकते हैं इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ से बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, इस तरह से आ गया हमारा, है ना। और इसी तरह से यहाँ से अब जो है इसको तो हम आई लिख सकते हैं, इसको ए बी इनवर्स लिख सकते हैं, तो इसको तो हम हटा भी सकते हैं क्योंकि वन को हटाया जा सकता है, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आपका आ गया। दोनों तरफ हम लोग बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किए थे, तो इस तरह से इसको भी आप समझ गए हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, हम लोग अब देखिए यहाँ पर है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे यह आप देख लीजिए कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स हमारा ए है और एक मैट्रिक्स हमारा बी है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। हमने क्या किया, ए बी का प्रोडक्ट निकाला तो हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और हमने बी ए का भी प्रोडक्ट निकाला तो हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो ए और बी दो में ऐसे मैट्रिक्सेज हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया और दोनों केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए इनवर्स बी है या बी इनवर्स ए है, तो ए इक्वल टू बी इनवर्स या बी इक्वल टू ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग को समझना है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, या हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है या किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, अब हमको ये समझना है। तो देखिए आपको 6 तरह के होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके कितने तरह के होते हैं, 6 तरीके के होते हैं। 3 होता है रो के लिए और 3 होता है कॉलम के लिए। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ रो जो है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को हम ERO लिखते हैं, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को हम लोग लिखते हैं ECO। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। देखिए आपको एक बात हम बता दें कि आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालिएगा तो दोनों में से या तो आप रो ऑपरेशन लगाइए या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाइए। ऐसा नहीं करिए कि कोई 1-2 स्टेप में रो ऑपरेशन लगा दिए और 1-2 स्टेप में कॉलम ऑपरेशन लगा दिए। उस स्थिति में आपका कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपको अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो आप तो या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाइए, ठीक है। और दूसरी बात, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं एग्जिस्ट करेगा, यह कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए है कि अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं और लगाने के दरमियान अगर कोई रो का सारा एलिमेंट या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 आ जाए या उससे ज्यादा में अगर वो 0 आ जाए सारा एलिमेंट, उस स्थिति में उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए हम लोग बात तो बहुत सारा कर लिए कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहाँ लगाइएगा, कहाँ नहीं लगाइएगा, है ना, और कहां पर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और कहां नहीं करेगा, ये बात तो हम लोग कर लिए। लेकिन अब सबसे बेसिक बात है कि हम लोग को ये होता क्या है ये जानना है। तो देखिए अब क्या है ये समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर आप किसी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप 2 रो को या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि कोई रो आई है उसको आप रो जे से एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी उसके पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, या कोई कॉलम आई है उसको कॉलम जे से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यह पहला प्रॉपर्टी है कि आप किसी मैट्रिक्स में या तो मतलब 2 रो को एक्सचेंज कर सकते हैं या 2 कॉलम को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। आप किसको एक्सचेंज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा बगल में ब्रैकेट में, है ना। दूसरा बात यह है, दूसरा जो ऑपरेशन है वो दूसरा ऑपरेशन दोनों के लिए है, कॉलम के लिए और रो के लिए भी है।
वो ये है कि आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, है ना, सारे एलिमेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बात को याद रखिएगा, यानी कि आप आर ith रो जो है उसको k इंटू आर आई कर सकते हैं, या ith कॉलम है इसको आप क्या कर सकते हैं k इंटू सी आई, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दूसरा है। और तीसरा जो आपका प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तीसरा प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी किसी भी दो रो को आप जोड़ सकते हैं, है ना, दो रो को आप जोड़ सकते हैं या दो कॉलम को भी आप जोड़ सकते हैं, और जोड़ने में डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं या किसी चीज से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आर आई जो है उसमें आप क्या करते हैं कि आर आई में आप जो है k इंटू आर जे कर दिए, ठीक है, खाली आर जे भी कर सकते हैं, और आप चाहिए कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़े तो वो भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। उसी तरह से ये आप कॉलम में भी कर सकते हैं कि कोई ith कॉलम है उसमें आप क्या कर सकते हैं सी आई प्लस k इंटू सी जे कर सकते हैं। यानी मतलब एक कॉलम में के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉलम में दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को जोड़ सकते हैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी या बिना मल्टीप्लाई किए भी। अब जोड़ सकते हैं तो मतलब घटा भी सकते हैं, क्योंकि एडिशन भी एक तरह, सब्सट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन है, नेगेटिव चीज का एडिशन है। अगर के हमारे के नेगेटिव क्वांटिटी होगा उस स्थिति में जोड़ेंगे तो वो डिफरेंस हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 3 रो ऑपरेशन और 3 कॉलम ऑपरेशन है, इसका इस्तेमाल करके आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहां पर एक चीज आपको और हम बताना चाहेंगे कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा आप किसी मैट्रिक्स का अगर निकालना चाहते हैं, क्या किसी मैट्रिक्स का अगर आप निकालना चाहते हैं इनवर्स, तो क्या टेक्निक होगा इसको थोड़ा सा आप समझिए। इसको हम बोर्ड पे आपको समझाते हैं और आप समझिए इस चीज को। देखिए क्या होगा, यहां पे एक बात है कि अगर मान लीजिए कि 3 मैट्रिसेज हैं, एक मैट्रिक्स आपका X है, एक मैट्रिक्स आपका A है और एक मैट्रिक्स आपका B है, और मान लीजिए कि तीनों सेम ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है और एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है A इक्वल टू A इंटू बी, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाइएगा तो कैसे लगाइएगा इसको समझ लीजिए। अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर आप रो में लगाते हैं तो हमेशा LHS और RHS दोनों में लगाना पड़ेगा आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर आप रो में लगाइएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हमेशा इसमें ऑपरेशन लगाइएगा और इसमें लगाइएगा, ठीक है। अगर रो में ऐसा करते हैं तो अगर रो ऑपरेशन आपको लगाना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है तो आप इस तरह से लगाइएगा। लेकिन x इक्वल टू अगर आप A इंटू बी है, अगर आप कॉलम आप ये लगाना चाहते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तब आपको इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि 3 मैट्रिक्स हैं X, A और B, और तीनों अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, है ना, और आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू A इंटू बी, और आपको यहाँ पर निकालना है, मान लीजिए इनवर्स निकालना है मैट्रिसेस का, तो आपको यहाँ पर या तो आप कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं या फिर आप रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। लगाना होगा तो दोनों हमेशा एक ही लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि x इक्वल टू A इंटू बी है तो आपको दोनों तरफ ही लगाना पड़ता है ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ लगाना पड़ता है। तो x इक्वल टू A इंटू बी है, तो अगर रो पे लगा रहे हैं तो इसमें है, रो पे लगा रहे हैं तो A में लगाइएगा इस साइड में, राइट हैंड साइड में, और इसमें आप लगाइएगा रो का। लेकिन अगर कॉलम में लगाइएगा तो बी में लगाइएगा, तो यहाँ भी कॉलम का लगाइएगा तो एक्स में लगेगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम देख लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इफ एग्जिस्ट। कहता है कि अगर एग्जिस्ट करता है, अब क्या बताया कि एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, एग्जिस्ट तब नहीं करेगा इनवर्स एग्जिस्ट जब कोई रो या कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर तो एग्जिस्ट करेगा, तभी तो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। अगर मान लीजिए बीच में ऐसा कंडीशन आएगा तो सीधा लिखेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका इनवर्स निकालना है, देख लीजिए। अब हम इसको बोर्ड पर आपको सॉल्व करके बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। ये क्वेश्चन आपका है, छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स।
फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसका आपको इन्वर्स निकालना है और मैट्रिक्स आपका ये है 1 -1 2 और 3, इसका आपको इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है। तो देखिए हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि लेट a इक्वल टू, हम मान लेते हैं a इक्वल टू 1 -1 2 और 3, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं कि मैट्रिक्स है ना। और हम ये जानते हैं यहाँ पर ये बी नो, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा कि आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो आप ये लगाइए a इक्वल टू आई इंटू ए, ऐसा लिखिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। और आपको हम बताए हैं कि अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, अगर आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना रहेगा ना, तो कॉलम ऑपरेशन अगर आपको लगाना, हम चूंकि माइंड मेकअप कर चुके हैं कि हमको रो ऑपरेशन लगाना है, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना रहेगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा a इंटू आई, है ना, और यहाँ पर ऑपरेशन लगाइएगा कॉलम का, समझ लीजिए। अगर आप रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हमेशा आई इंटू ए लिखिएगा और यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाइएगा दोनों साइड में। अगर लेकिन अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना रहेगा तो आप उसको आई इंटू ए ना लिख करके क्या लिखिएगा, a इंटू आई लिखिएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार ये बात को आपको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान रखिए। चूंकि हम यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं इसलिए ऐसा हम लिखे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू 1 -1 2 3, और यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं 0, इसको क्या लिख सकते हैं 1 0 0 1, यही ना होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर ए लिख के छोड़ दीजिए, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हमेशा ए लिखना पड़ेगा, इसलिए ऐसा किए हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको अब ऑपरेशन लगा के क्या करना है, दोनों साइड में ऑपरेशन लगाना है और इसको लाना है यूनिट मैट्रिक्स, इसको लाना है हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आएगा, इसके लिए कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, है ना। तो कैसे आएगा, हम लोग चाहते हैं यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाना, तो रो ऑपरेशन हम लगाएंगे तो इस पर लगाएंगे। तो देखिए हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे अप्लाइंग, क्या अप्लाई करते हैं, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जीरो लाएं, तो जीरो कैसे आ सकता है, यहाँ पर जीरो आ सकता है अगर हम पहले रो के एलिमेंट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें। यहाँ हमको 2 को 0 करना है, तो पहले रो के एलिमेंट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अप्लाइंग क्या कर रहे हैं, रो 2 जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, रो 2 -2 रो 1, ये हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला रो तो है जैसे है वैसे ही उतार लेंगे उसको, लेकिन जो दूसरा रो है हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 है और 3 -2 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। और फिर देखिए वही चीज यहाँ करेंगे तो पहला जैसे है वैसे उतार लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आएगा, घटाइएगा तो ये 1 ही आएगा, और इंटू ए, हमारा एक काम तो हो गया। अब क्या है, अब जो है हम इसको तो 0 ला दिए हैं, लेकिन अब हमको इसको 1 करना है, क्योंकि हमको यूनिट मैट्रिक्स में तो यहाँ यूनिट मैट्रिक्स में हमको क्या होता है कि यहाँ पर 1 लाना होता है। 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पर भी करेंगे क्या कि अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस रो में तो मेरा 5 ये 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग ये करते हैं R2 को हम करते हैं 1/5 R2। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए यहाँ ऐसा करेंगे तो R1 में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ भी देखिए इस तरह से क्या होगा, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसमें क्या हुआ 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/5 और यहाँ 1/5 और यहाँ ए जैसे है उसे उतार लिए। चलिए अब ये हो गया, लेकिन अब देखिए कि अब यहाँ 0 आना चाहिए, क्योंकि हमको यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 है, यहाँ भी 0 आना चाहिए, तो यहाँ 1 कैसे आएगा, हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला रो इसमें ले आके जोड़ देंगे, सेकेंड रो को ले आके फर्स्ट रो में जोड़ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो वही काम करेंगे, है ना। यहाँ पर सेकेंड रो में मतलब फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ले आकर के जोड़ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं क्या, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं R1 में क्या कर रहे हैं, R1 + R2 अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये अब R1 में हम जोड़ रहे हैं तो ये 1 और 0 आपका 1 आ जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, और ये जैसे था वैसे उतर गया। यहाँ भी वही काम करेंगे, इसको वहाँ लेके क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, 1 में से 2/5, 1 + -2/5 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/5 आ जाएगा, तो यहाँ 3/5 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो ये 1/5 हो जाएगा, है ना, इसको ले आकर उसमें जोड़ रहे हैं तो, और ये जैसे था वैसे ही उतर गया और यहाँ पर इंटू ए हो गया। अब देखिए कि अब जो हमारा है ये जो निकल के आया, ये क्या आया, यही हमारा इन्वर्स मैट्रिक का वैल्यू निकल के आ गया। क्योंकि अब यहाँ से देखिए हम तो काम तो अपना सारा फिनिश कर चुके हैं अब तक। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से अब आप इस चीज़ को, ये जो आपका मैट्रिक्स निकल के आया, इसलिए ए इन्वर्स का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। क्या होता है, ए जो है ए इन्वर्स इंटू ए करेंगे तभी ना यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, इसलिए ए इन्वर्स का वैल्यू क्या होगा 3/5 और 1/5 और यहाँ -2/5 और ये 1/5। ठीक है, इस तरह से आपने इन्वर्स निकाल लिया है। ठीक है, तो देखिए हम तो आपको 2/2 ऑर्डर का बनाए हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, 3/3 ऑर्डर का भी आ सकता है परीक्षा में, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, कमांड यही होगा। इस बात को अगर ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो आज का जो सेशन है इसमें मैंने करीब करीब सारे विषय वस्तु को जो भी मैट्रिसेस में पूछे जाने थे मैंने रख दिए हैं। देखिए मैंने गेस क्वेश्चन फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022, यानी आपके लिए मैंने भरपूर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखा है। चूंकि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आप एक कलेक्शन बनाया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, है ना। सॉल्व करने के बाद इसके बाद इसका आंसर भी आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आज का वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आज का नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी रखा है, जो कि मैंने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमको लगता है कि इतने क्वेश्चंस को आप, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आने वाला है और आप आराम से 14 से 15 नंबर मैट्रिसेस में स्कोर कर सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को निश्चित रूप से आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद अगर कहीं कोई कठिनाई होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, मैं उसका निराकरण करूंगा। और धन्यवाद।